हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे टाइम सेवर कोर्स में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैसियस स्टेट। देखिए, गैसियस स्टेट आसान सा चैप्टर है, दो पार्ट में आप इसे पढ़ते हो, आइडल गैस और रियल गैस, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर गैसियस स्टेट। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, तो जो चीज आप यहाँ पढ़ने वाले हो या आप बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ चुके हो। भाई, गैसेस की है ना जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका प्रेशर, वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, जिसके थ्रू आप उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और उसकी प्रॉपर्टीज को दो गैसेस की या दो से ज्यादा गैसेस की प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए हम बात करें प्रेशर की। ठीक, तो प्रेशर की अगर हम बात करें तो मेनली प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है। अब इतना सिलेबस आपने कवर कर लिया तो आप सभी जानते हैं कि प्रेशर को हम जनरली एटीएम में डिनोट करते हैं, और 1 एटीएम जो होता है वो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। या फिर आप 1 एटीएम को 1.013 बार भी लिखते हो, या फिर आप 1 एटीएम को 760 टोर या फिर 760 मिलीमीटर HG, या फिर आप इसे 76 mm HG के टर्म्स में भी लिखते हो। ठीक है, जो दूसरा आपके पास पैरामीटर है जो कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली वो है वॉल्यूम। तो कन्वर्जेंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, वो आपको आते हैं, बट स्टिल एक बार मैं रिव्यू करवा रहा हूं। तो 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 लीटर एक्चुअली 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 सीसी या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये भी आप जानते हो। उसके अलावा आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड आपके पास जो मेन पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के आपके पास 3 स्केल्स हैं, वैसे 4 स्केल हुआ करते थे। ठीक है, बट अब 3 स्केल काम में आते हैं। एक तो आता है पास डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन। तो आप सभी जानते हो कि टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है एग्जैक्टली। तो ये 273.15 होता है। उसके अलावा आपके पास होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो डिग्री सेल्सियस C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9 होता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट आप जनरली फीवर नापने के लिए काम में लेते हो ना। 98.6 से ऊपर अगर आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर तो आपको फीवर है। अभी कोरोना के टाइम पे तो बहुत ज्यादा काम में आ रहा हो, सभी को इस चीज के बारे में पता है। चलिए, तो ये आपके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो, और 2 या 2 से ज्यादा गैसेस की प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर भी कर सकते हो। चलिए, इसके बाद आपको सीखना होता है, देखिए, आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन से पहले आपको यूज करने होते हैं गैस लॉज। तो मैं उल्टा कर रहा हूं क्योंकि हमें यहां पर सीक्वेंस में नहीं सीखना है, हमें यहां पर चीजों को यूज करना सीखना है। तो आप, मैं और गांव का बच्चा जानता है कि आइडल गैस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका आइडल गैस इक्वेशन होता है वो होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। यहां पर आप देख सकते हैं कि P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल्स, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। थर्मो में आप बहुत अच्छे सीख चुके हो कि R की जो वैल्यूज होती हैं वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होती है इसकी SI यूनिट। उसके अलावा R की आप वैल्यू यूज करते हो 0.0821 ATM इंटू लीटर पर केल्विन एंड पर मोल, और उसके अलावा आप आर की एक और वैल्यू यूज करते हो दैट इज 2 कैलोरी पर केल्विन एंड पर मोल। तो ये आपके पास आर की क्या होती हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो आपको यहां पर यूज करनी होती है। सही बात है। चलिए, तो आइडल गैस इक्वेशन, वैसे क्या है ना, आपका आइडल गैस इक्वेशन गैस लॉस से आया, लेकिन अब हम उल्टा काम करेंगे, हम आइडल गैस इक्वेशन से गैस लॉस पढ़ेंगे। तो आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं अबाउट गैस लॉस। तो देखें, आपके पास अलग अलग गैस लॉज हैं। जो पहला गैस लॉ आता है उसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बहुत सिंपल सी बात है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखो, चार्ल्स पुराने जमाने में राजाओं का नाम हुआ करता था, और राजा प्रजा पे क्या बना के रखता था, हाँ, प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस का मतलब आपके मोल्स फिक्स हो चुके हैं गैस के, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ गैस, याद नहीं रखना है, द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
is directly proportional to the Kelvin temperature of the gas। ये आप ध्यान रखना, आप जब भी गैस लॉ से कुछ कंपेयर करोगे तो जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए। अब इस चीज को आप पीवी इक्वल टू एनआरटी देख सकते हो। भाई आप बोल रहे हो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है, तो V को आप लिख सकते हो nR/P इंटू टी, ये टेम्परेचर केल्विन में होता है आइडियल गैस इक्वेशन में। तो N गिवन अमाउंट ऑफ गैस यानी मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो आपको दिख रहा है कि उस गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका मतलब हम यहां से V1/V2 को T1/T2 के इक्वल लिख सकते ना। दूसरी चीज ध्यान से देखें, हम यहां पर बनाएंगे ग्राफ, तो ये आपने देख ही लिया है कि V इज इक्वल्स टू क्या है, V इज इक्वल्स टू है nR/P इंटू टी, ये टेम्परेचर केल्विन में है। तो अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन में ग्राफ बनाएं तो देखो आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से, और इसकी जो स्लोप है ना tan थीटा, बताओ वो किसके इक्वल होगा, nR/P के। एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम ये ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है ना, अब ये इधर वॉल्यूम है लेकिन टेम्परेचर केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस में, छोटी छोटी चीज है, कई बार इनमें भी आपसे खेल जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से इनसे खेलना आना चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो ये आपका इक्वेशन V इज इक्वल्स टू होता है nR/P। देखो टेम्परेचर इन केल्विन को हम T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करो, देखो V इक्वल टू क्या बनेगा, nR/P इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस nR/P इंटू 273। अब ग्राफ बन गया y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का। तो ग्राफ वैसा ही बनेगा लेकिन इस बार उस ग्राफ में एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, स्लोप उतनी ही होने वाली है थीटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू nR/P ही होगा, लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो 273 इंटू nR/P के इक्वल होगा। तो रटना कुछ नहीं है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में लिख दो तो आप इस तरह से लिख सकते हो और आपके पास अगली लाइन आपको मिल जाएगी। तीसरा यहां पे एक और टाइप ऑफ ग्राफ बन सकता है, देखो क्योंकि ये ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पर बनाया गया है, इस ग्राफ को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रेशर पर आप वॉल्यूम टेम्परेचर के अलग अलग ग्राफ बना सकते हो। फटाफट से कॉपी करो, डन। चलिए तो आप देखें, अगर आप अलग अलग प्रेशर्स पर ऐसे आइसोबार्स बनाए, इधर वॉल्यूम ले लिया, इधर टेम्परेचर ले लिया केल्विन में, ठीक है, तो मैं यहां पे अलग अलग प्रेशर पे मान लो एक ग्राफ बना, इस प्रेशर पर एक बना, इधर एक बना, ऐसे ये प्रेशर है P1, ये प्रेशर है P2 और ये प्रेशर है P3, ठीक है। तो आपको दिख रहा है भाई ये एंगल जो है वो θ1 होगा, ये एंगल θ2 होगा और ये एंगल θ3 होगा। तो आपने भी देखा इस ग्राफ की जो स्लोप है वो nR/P के इक्वल है। तो आपको दिख रहा है स्लोप और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका एंगल ज्यादा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, इसका एंगल कम उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो आप यहां से बोल सकते हो कि P1 की वैल्यू सबसे कम होगी, फिर P2 और फिर P3, क्योंकि P1 वाले ग्राफ की स्लोप सबसे ज्यादा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, सबसे कम। एक तरीका तो होता ही है। इसी को करने का एक और तरीका है, और आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। जब आप कभी स्लोप से कंपेयर नहीं कर पाओगे ना, तो इस मेथड से कंपेयर करना। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप फिर से ग्राफ बनाओ, यह है प्रेशर P1, यह है प्रेशर P2 और यह है प्रेशर P3। अब मैं स्लोप्स नहीं देख रहा हूं, तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया। फिक्स वॉल्यूम पर जहां ये इस ग्राफ को कट कर रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है T1, जहां इसको कट कर रहा है टेम्परेचर है T2 और जहां इसको कट कर रहा है टेम्परेचर T3। देखो टेम्परेचर का स्केल है, आपको दिख रहा है T3 T2 से और T2 T1 से बड़ा है। अब अगर हम PV इक्वल टू nRT से बात करें तो आप देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। तो अगर T1 T2 T3 का ये ऑर्डर है तो बताओ P1 P2 P3 भी सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह आप स्लोप से कंपेयर नहीं कर पाओगे, तब आपके पास मेरा ये वाला मेथड क्या होगा, काम में आएगा। उसके अलावा इस वाले पार्ट में
क्वेश्चन जो बनते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम में आते हैं। कई बार आपको अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाने होते हैं। तो देखो मैं आपके सामने ब्लैंक ग्राफ्स बना रहा हूं, आप इन्हें कंप्लीट करें। एक मैं ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए v बाई टी वर्सेस टी के बीच में। एक मैं आपका ग्राफ बना रहा हूं बिटवीन एल एन वी वर्सेस एल एन टी। एक मैं आपका ग्राफ बना रहा हूं बिटवीन v वर्सेस 1/t, ठीक है। और एक ग्राफ मैं आपका बनाना चाहता हूं बिटवीन vt वर्सेस टी स्क्वायर, ठीक है। और एक ग्राफ बनाना चाहता हूं बिटवीन vt वर्सेस टी। चलिए ट्राई करें इन्हें, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो भाई कंप्लीट कर लेंगे आपने ग्राफ्स। आओ देखते हैं। भाई आपको ना पहला ग्राफ v बाई टी वर्सेस टी में, तो आपने देखा v प्रोपोर्शनल टू t है, मतलब v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t है। तो अगर आप यहां पर v बाई टी बना लोगे तो देखो v बाई टी आपको एक कांस्टेंट लाइन देगा, कुछ नहीं, ठीक है। ये देखो एल एन वी, आप देखो वेरिएबल्स, तो जो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं उन्हीं को आपको बनाना है। तो फिर से देखो v इज इक्वल्स टू है k इंटू टी, दोनों साइड लॉग लो, तो एल एन वी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एल एन के प्लस ये बन जाएगा एल एन टी बनेगा। आप देखो एल एन वी और एल एन टी में ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू 1 दिख रही है, मतलब जो लाइन बनेगी वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। इंटरसेप्ट आपको कांस्टेंट का और मिल जाएगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्लोप 1 है, यानी एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा, सही है। ये देखें v वर्सेस 1/t। अब आपको v वर्सेस 1/t, देखो v इक्वल टू के टी लिखा है, के टी, इस t को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/1/t। अजीब सा हो गया, वापस लिखते हैं, क्या लिख सकते हो 1/1/t। तो अगर आप v और 1/t में ग्राफ बनाओ तो ग्राफ बनेगा आपका, अब देखो ये 1/t वेरिएबल, इसकी जगह लिखो x, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ बनेगा ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान। ये देखो vt वर्सेस टी स्क्वायर और vt वर्सेस t। अब आप देखो आपके पास v इक्वल टू है kt, आपको चाहिए vt, तो दोनों साइड t से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बार आप ग्राफ बना रहे हो vt वर्सेस टी स्क्वायर, तो vt की जगह y और t स्क्वायर की जगह x, तो y इक्वल टू के एक्स स्ट्रेट लाइन हो गई। और एक बार आप ग्राफ बनाना चाह रहे हो vt वर्सेस t, तो अब देखो vt को तो लिखोगे y k, t को लिखोगे x, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ग्राफ बन जाएगा आपका इस तरह से पैराबोला। तो यहां कुछ याद रखने का नहीं है, जैसा वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिया जाए उस वेरिएबल को आप अपने एक्सप्रेशन से जनरेट करो, और फिर जो उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन आ रहा है वैसे ग्राफ्स आप यहां पर प्लॉट कर सकते हैं ना। चलिए तो ये था आपका पहला लॉ। जो कुछ आपने यहां सीखा, जो भी कुछ सीखा, वो सब अब आप आने वाले लॉस के अंदर यूज करोगे। तो ये बढ़ते हैं अपने अगले लॉ के ऊपर, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। तो देखो कोई भी चीज अगर बॉयल होती है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम फिर से बात कर लेते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी से, भाई मोल्स कांस्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट हो गई। तो ये बॉयल्स लॉ का दूसरा फॉर्म है कि बॉयल्स लॉ के लिए या तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दो, या इसके लिए क्या होता है, पीवी कांस्टेंट होता है। ऑब्वियसली हम एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर पीवी कांस्टेंट है तो P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के इक्वल होगी। तो अगर किसी आइडियल गैस के लिए P1 V1 के लिए P2 V2 के बराबर है तो वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। प्रोसेस को आइसोथर्मल बोलेंगे। ये चीज हम लोग थर्मोडायनामिक्स से पहले अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज पीवी ग्राफ बनाओ, तो ये भी मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में सिखाया था कि अगर आप एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ बनाओगे तो आपके लिए जो ग्राफ है वो इस तरह का हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, और इस ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। तो कुछ नहीं है, अब आपने जितने चैप्टर्स पढ़ लिए ना, ये सब तो आपके लिए हलवा है, हलवा। देखो दिख रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो एक से ज्यादा आइसोथर्म बना सकता हूं। तो ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, ठीक है। किसी एक टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया T1 T2, 3 आइसोथर्म बना दिए। मान लो ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2, ये टेम्परेचर है T3। अब आपको T1 T2 T3 का ऑर्डर देखना है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान रखना। अब यहां आप स्लोप से करोगे, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट टाइम लगेगा और गलत हो सकता है आंसर। तो मैंने आपको तरीका सिखाया कि आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो ये हो गया, ये लाइन दिखा रही कि प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है आपका, फिक्स्ड प्रेशर एक। उस फिक्स प्रेशर पे जहां ये इस ग्राफ को कट कर रहा है उसका प्रोजेक्शन, तो T3 टेम्परेचर का प्रोजेक्शन होगा V3, T2 का होगा V2 और T1 का होगा V1। देखो दिख रहा है स्केल पे
कि भाई यहां पे जब आप देख रहे हो तो V3 सबसे छोटा है, फिर V2 है और फिर V1 है। अब अगर हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर बात करें, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अभी आपने अभी भी देखा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, तो जो वॉल्यूम का ऑर्डर है वही टेम्परेचर का ऑर्डर होगा, यानी T3, T2 एंड T1। तो यहां पर T1 सबसे बड़ा होगा और T3 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्लियर? इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आपसे अलग अलग ग्राफ बनवा सकता है। जैसे मैं आपसे ग्राफ बना लूं बिटवीन पीवी वर्सेस पी, ठीक है, तो सोचना ही नहीं है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो ना वो प्रेशर के साथ बदलेगा ना वो वॉल्यूम के साथ बदलेगा। मैं आपसे ग्राफ बनवा लूं बिटवीन LNP वर्सेस LNB, तो आप ट्राई कर सकते हैं सारे ग्राफ्स। आपसे मैं चाहूं तो ग्राफ बनवा सकता हूं बिटवीन P वर्सेस 1/V। आप चाहो तो मैं आपसे ग्राफ बनवा सकता हूं बिटवीन लेट्स से क्या, उसमें तो मजा आएगा ही नहीं और कुछ, ठीक है, इतने ग्राफ बहुत हैं, ठीक है, तो वो तो वेरिएबल्स इतने चेंज होंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा ग्राफ जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास बेसिक ग्राफ्स है, तो आप देखो LNP वर्सेस LNV, LNP प्लस NV इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा, LNP इज इक्वल टू बन जाएगा LN कॉन्स्टेंट माइनस LNV। तो ग्राफ बनेगा इस तरह का, स्लोप हो जाएगी -1, यानी एंगल बनेगा यहां से 135 डिग्री, इधर से तो 45 बनेगा, x एक्सिस से 135 बनेगा। P वर्सेस 1/V आपको दिख रहा है, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन V बनेगा, तो 1/V। तो P और 1/V में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि क्या हो रही होगी, ओरिजिन से पास हो सकती है, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि 1/V की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए हम डैश्ड लाइन दिखाते हैं। हाँ, डैश्ड लाइन का मतलब क्या है कि थ्योरेटिकली हम पीछे एक्सटेंड करें तो ओरिजिन पे जाएगी, बट एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/V की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखें, हम चलते हैं अपने अगले लॉ के ऊपर, थर्ड, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ गेलुसेक लॉ। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब क्या बचा, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट। इसमें कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक गैस के लिए जो उसका प्रेशर है वो उसके कैल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही शुरू में जब आइसोबैरिक था, मतलब जब चार्ल्स लॉ था, तो V प्रोपोर्शनल T था, यहां V को P से रिप्लेस कर दो, तो P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, सेम रिपीट होगा, सेम। अब आप यहां पे ग्राफ बनाओगे बिटवीन P वर्सेस T, तो देखो आइसोकोर है, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर बना है, तो ऐसे ग्राफ को हम आइसोकोर के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर से वही कहानी, अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को ले लो डिग्री सेल्सियस में, तो आपके पास ग्राफ यहां से शुरू होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और उसके अलावा 3 अलग अलग वॉल्यूम्स के ऊपर आप 3 अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सब कर लोगे, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है सब करने के लिए, और आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने वहां बनाए थे वैसे ही आप यहां पर बना सकते हो, P वर्सेस 1/T का ग्राफ, PT वर्सेस T का ग्राफ, है ना, LNP वर्सेस LNT का ग्राफ, ये सब आप कंप्लीट कर लेना, इन सब के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए एक और लॉ जो हमारा बचता है, वैसे ही मैं आपको मोल कंसेप्ट में सिखा चुका हूं, बट स्टिल एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम आपने सुना ही होगा, इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस लॉ। तो देखो एवोगैड्रो क्या कहता है कि आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट कर दो। आप देखो भाई PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो N इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, PV/RT। अगर आपके पास दो गैसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियसली उनके मोल्स भी क्या होंगे, सेम। सही ना? तो ये था बस पहला लॉ कि इक्वल वॉल्यूम्स मतलब सबके वॉल्यूम सेम है, ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखो वॉल्यूम इक्वल हो गया, प्रेशर टेम्परेचर सेम हो गया, R सबके लिए सेम ही है, तो देखो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो किसी गैस के मोल्स सेम है, तो मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए N2 करना पड़ेगा Na से।
and hence equal number of molecules, but atoms may be different. तो ये आप लोगों को याद होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, ठीक है। मोल सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होंगे, और एटम्स जो है वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एक गैस ले ली O2, एक गैस ले ली CO2 और एक गैस ले ली हीलियम, ठीक है। ये चलो हीलियम को छोड़िए, तो मोनोटॉमिक है, कोई और ले लो, CH4 ले ली, ठीक है। अब सबके लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है, तो भाई सबके मोल्स भी क्या आने वाले हैं, सेम। इसके मोल्स n, इसके मोल्स भी n, इसके मोल्स भी n। अब अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो तो मॉलिक्यूल्स n into Na, इसके मॉलिक्यूल्स भी n into Na और इसके मॉलिक्यूल्स भी n into Na। अब अगर आप यहां से एटम्स निकालोगे तो देखो दो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में दो है ना, इतने में कितने होंगे, 2n into Na। ये तो सीख लिया मोल में, यहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 3n into Na और यहाँ 5n into Na। तो अगर दो गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है तो उनके मोल्स और मॉलिक्यूल सेम होंगे। एटम सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हाँ, अगर दोनों गैसेस की एटॉमिसिटी सेम है, O2 के साथ मान लो N2 होती तो दोनों डायटोमिक है, तो फिर उनके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आते हैं, सेम। लेकिन हर गैस के नंबर ऑफ एटम सेम आए, ये कहना सरासर गलत है। आई बात समझ में? चलिए, ये थे अपने 4 गैस लॉज जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।